तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत खान। आइए सुनते हैं कड़ी 10। अब तक आपने सुना, उस दिन विराज ने घर पहुंचते ही सुंदरी को पुकार कर कहा, सुंदरी जरा घाट पर तो जा, एक आदमी पीर स्थान के ऊपर बैठा है, उसे मना कर दे कि आज से फिर हमारी बगिया में पैर ना रखे। और अब आगे। सुंदरी अब भूत नहीं थी। वो विराज बहू को पहचानती थी, अच्छी तरह से जानती थी कि बाहर से ये बहू चाहे कितनी मधुर और कोमल दिखाई दे, उसकी भीतरी प्रवृत्ति वज्र और पत्थर की भांति कठोर है। विराज की देह में एक और चीज थी, उसका अपरिमेय साहस। आदमी हो, सांप बिच्छू हो, भूत प्रेत ही क्यों ना हो, भय किसे कहते हैं इसे वो बिल्कुल ही नहीं जानती थी। कुछ इस कारण से भी सुंदरी इतने दिनों से विराज के सामने मुंह न खोल सकी थी। विराज चूल्हे में लकड़ी लगाकर सुंदरी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा सुंदरी, तू तो कितनी बार ही उस जगह आई गई होगी, बहुत तेरी बातें भी की होगी, किंतु मुझे तो तूने एक बात भी ना बताई। सुंदरी पहले तो हतबुद्धि हो गई, किंतु दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर बोली, हाँ बहू माँ, तुमसे किसने कहा कि मैं अनेक बातें कर आई हूं? विराज बोली, किसी ने नहीं कहा, मैं स्वयं ही जानती हूं। अरे मेरी खोपड़ी के पीछे और भी 2 आंख कान हैं। बोल, कल कितने रुपए बख्शीश में मिले हैं? 10 रुपए। सुंदरी विस्मय से अवाक हो गई। उसके मुंह पर एक पीली छाया पड़ गई। चूल्हे के अस्पष्ट आलोक में भी विराज ने उसे देख लिया और ये भी समझ लिया कि खोजने पर भी सुंदरी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है। जरा हंसकर बोली, अरे सुंदरी, तेरी छाती इतनी चौड़ी नहीं कि तू मेरे सामने मुंह खोलने का साहस कर सके, किंतु क्यों आ जाकर और रुपए लेकर अंत में बड़े आदमी के क्रोध में पड़ना चाहती है? कल से इस घर पे पैर न रखना। हाँ, तेरे हाथों का पानी पांव पर डालने में भी मुझे घिन आती है। अरे इतने दिनों तक तेरी सब बातें नहीं जानती थी, 2 दिन पहले वे सब बातें सुन ली है मैंने खुद। जा, तेरे आंचल में जो 10 रुपए का नोट बंधा है ना, उससे लौटा के आ। अरे तू दुखिया है, कहीं काम धंधा करके गुजारा कर ले। अपनी उम्र में जो कर चुकी है वो तो अब लौट नहीं सकता ना, किंतु और 5 आदमियों का सर्वनाश न कर। जा। सुंदरी कुछ बोलना चाहती थी, किंतु उसकी जीभ मुंह में ही अकड़ कर रह गई। विराज ने यह भी देख लिया। देखकर बोली, झूठ बात कहने से अब क्या होगा, ये सब बातें मैं किसी से ना कहूंगी। पहले मैं नहीं जानती थी कि तेरे आंचल में बंधा ये नोट कहां से आया, किंतु इस समय मैं सब समझ गई हूं। जा, आज से मैंने तुझे जवाब दे दिया और कल से मेरे घर में प्रवेश न करना। ये क्या बात हो गई? आश्चर्य से सुंदरी वाक शून्य होकर बैठी रही। इस घर से उसका काम छूट गया, ये बात उसके मन में किसी भी तरह से बैठती नहीं थी। बहुत दिनों की दासी है, उसने विराज का ब्याह देखा है, हरिमती को पालकर बड़ा किया है, गृहिणी के साथ तीर्थ दर्शन पर गई है। वो भी इस घर की एक प्राणी है, उसी को आज विराज बहू ने घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। क्षोभ और अभिमान से उसका गला भर आया। एक क्षण में कितनी ही प्रकार की जवाबदेही, कितनी ही प्रकार की बातें उसकी जबान पर आईं, किंतु उसके मुंह से ना शब्द निकले और ना वो कुछ कह सकी, बस देखती रह गई। विराज ने मन ही मन सब समझा, किंतु कुछ भी ना बोली। मुख फेरने पर देखा कि बटलोई का पानी कम हो रहा है। थोड़ी ही दूर पर पीतल की एक कलसी से पानी भरा हुआ था। लोटा लिए उसके पास तक गई, किंतु न जाने क्या सोचकर एक क्षण स्थिर खड़ी रही। फिर लोटा वहीं रख दिया और कहा, नहीं, तेरे हाथ का जल छूने से भी उनका अकल्याण होगा। तूने इसी हाथ से 10 रुपए लिए थे ना? सुंदरी इस तिरस्कार का उत्तर न दे सकी। विराज ने एक और दीपक जलाया और कलसी लेकर रात्रि के उस सूची भेद्य अंधकार में आम के बागीचे के बीच से होकर
नदी से जल लेने चली गई। विराज चली गई। एक बार सुंदरी के मन में आया कि वो भी उसके पीछे पीछे जाए, किंतु अंधेरे में वो सकरा जंगली मार्ग, चार दीवारी, सप्तग्राम की जाने अनजाने समाधि स्तूप, वो पुराना वट वृक्ष, ये सब दृश्य उसके मन में आते ही सर से पैर तक सारा शरीर कंटकित होकर सिहर उठा। अस्फुट स्वर में बोली, मैया री, कहकर सुन्न सी वो वहीं बैठी रह गई। बंटवारा होने के 2-4 दिन बाद ही छोटे भाई पीतांबर ने मकान के बीच से चटाई और बांसों की टट्टी लगाकर अपने हिस्से को अलग कर लिया। दक्षिण की तरफ दरवाजा फोड़कर उसके सामने एक छोटा सा बैठक खाना बनवाकर और अपने हिस्से को सजाकर वो बड़े आराम से रह रहा था। बड़े भाई के साथ कभी ज्यादा बोलता बालता नहीं था। अब तो वो संबंध भी मानो जैसे टूट ही गए थे। इसलिए विराज को सारा दिन अकेले ही रहकर बिताना पड़ता था। किंतु सुंदरी चली गई, तब से सारे काम काज भी उसी को करने पड़ते। इसके अलावा भी बहुतेरे ऐसे काम थे जिन्हें पहले दासी कर दिया करती थी, और अब वो सारे के सारे काम विराज को एकांत में करना पड़ता। इसलिए अक्सर उसे ज्यादा रात तक जागना पड़ता। एक दिन इसी तरह काम कर रही थी कि एकाएक उस घर से टट्टे की सांस से किसी ने मृदु स्वर में पुकारा, दीदी, रात तो ज्यादा हो गई है। विराज ने चौंक कर सर उठाया। जिसने पुकारा था उसने वैसे ही मीठी आवाज में फिर कहा, दीदी, मैं मोहिनी हूं। विराज ने आश्चर्य से भरकर कहा, कौन? छोटी बहू? इतनी रात को? हाँ दीदी, मैं ही हूं, जरा पास आओ ना। विराज पास गई। तब छोटी बहू धीरे धीरे बोली, दीदी, जेठ जी सो गए क्या? विराज ने कहा, हाँ। मोहिनी बोली, दीदी, एक बात है, किंतु कह नहीं पाती हूं। इतना कहकर वो चुप हो गई। विराज ने उसके कंठ स्वर को समझ लिया कि छोटी बहू रो रही है। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।